हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। ये दूसरा लेक्चर है परसीव्ड रियलिटी वर्सेस एक्चुअल रियलिटी, जिसमें हम देख रहे हैं जीएस। इनफैक्ट सी सेट भी देखेंगे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, इनफैक्ट ऑप्शनल्स के लिए भी देखेंगे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपको बताया जाता है, क्या आप सोचते हो एग्ज़ाम के बारे में और क्या सच है। ठीक है, तो सच तो ये है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं 2020 पेपर के, उसमें से 19 आउट ऑफ 20 आपको या तो एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड रिपीटेशन मिलेगा, या उसका लिटिल पैराफ्रेजिंग, या फिर जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा था उन्हीं लाइंस पर हैं क्वेश्चंस। कहीं ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल बता दिया गया वेगनेस लेवल इज़ वेरी हाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एज़ पर मी, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आपको पता है चीज़ें कैसे की जाती हैं, तो वेगनेस लेवल इज़ निल एटलीस्ट फॉर GS1 क्वेश्चन। तो सोर्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में हम यही देखेंगे कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आए। तो डिफ़िकल्टी लेवल, एक्चुअली पेपर ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं कि ये इजी है, पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल पे ही है। ठीक है, लेकिन जो आपकी परसीव्ड रियलिटी है वो अलग क्यों है, उसका रीज़न ये है, आपको बताया जाता है कि या तो कोचिंग्स के सोर्सेज कर लो, कोचिंग की टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट हिट है, टॉपर ने अपनी स्ट्रेटजी बता दी कि दीज थिंग्स वर्कड फॉर मी, दीज थिंग्स माइट नॉट वर्क फॉर यू। ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए काम करे किसी के लिए ना करे? जब सच ये है तो वो सबके लिए काम करना चाहिए, इसका मतलब इसमें कुछ फ्लॉज हैं। तो यहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिलें वो आपको लेनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ कभी भूल नहीं जानी चाहिए कि आपके जो एंड्स हैं ना, एंड्स आपके जो गोल्स हैं, ठीक है, और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मीन्स किस तरह से आप चीज़ें करते हो, उससे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हमेशा एंड्स पर ध्यान रखो। हेगल ने ये कहा था, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी बात की थी, कि लोग चीज़ों को वैसे नहीं लेते जैसे कि वो हैं रियल में, हम चीज़ों को ज़बरदस्ती मुश्किल करके टफ करके देखते हैं। तो इस पेपर को देखते हैं, उसके बाद लेक्चर के एंड में ये देखेंगे कि ये आपको क्यों 20-50 रुपये पर क्वेश्चन में जो टेस्ट सीरीज़ बनवाई जाती हैं किसी भी कोचिंग में, उनको क्यों नहीं करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, कि सोर्सेस क्या है। रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स में और मेंस में लगातार पिछले कई सालों में क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पर 88 में भी पूछा था, रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर की चीफ कैरेक्टरिस्टिक बता दो, भले ही ये 5-5 नंबर में पूछा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो ये वाला क्वेश्चन मेसोलिथिक, ये वाला 2015 में पूछा था, मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर प्लस पेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, ठीक है। ना सिर्फ ये कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम, लेकिन आपकी जो आज की पेंटिंग है उसके कंपेरेबल कहीं से ख़राब नहीं है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। और आज इन्होंने ये पूछ लिया कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना ये वाले, इसका जो मेजर सोर्स है 90% टाइम्स आपको जो ये सोर्स मिलेगा, ये आपको मिलेगा ओल्ड NCERT, चाहे वो एंशियंट हो या मीडिएवल हो, RS शर्मा और जो वो आई थिंक विपिन चंद्रा की है ओल्ड NCERT, तो इन बुक्स से है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखो ओल्ड NCERT एंशियंट हिस्ट्री का, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 3, तो ये पूछता है कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर हैं ये 3 टाइप के हैं, किस तरह से अलग हैं एक दूसरे से और उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताओ। वही पूछ लिए। अब आप UPSC की नॉलेज पे जाते हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी किसी और जगह फंस गए हो तो फिर आप ये क्वेश्चन एग्जाम में तो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सेम वे में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पाला पीरियड इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इसको आपको एनिमरेट करना है, लिस्ट डाउन करना है कि ऐसा कैसे है, ठीक है। नया क्वेश्चन है, रिपीटेड नहीं है, लेकिन क्यों ये प्रीवियस ईयर की लाइन पर है, जैसे मैंने बताया, एंशियंट और मिडेवल हिस्ट्री की जो एक्सरसाइज है जो बच्चों को दी जाती है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें लिखा होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टर्म्स लाइक श्रेणी, इसी चैप्टर का बता रहा हूँ मैं, जो ये क्वेश्चन नंबर 11 पेज 44 चैप्टर 4 ओल्ड NCERT है जो मिडेवल हिस्ट्री की, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो क्वेश्चन 1 होता है वो प्री के लिए है और क्वेश्चन 1 के आगे वो मेंस के लिए। तो यहाँ पूछा है पाला पीरियड के बारे में। अब जो ये चैप्टर नंबर 4 है, इस चैप्टर में पाला, प्रतिहारा और 3-4 एम्पायर्स के बारे में बात की हुई है, ठीक है। उसमें चोला तक है। वो क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट वर द चैलेंजेस टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड और व्हाट इफेक्ट्स डिड दे हैव ऑन दीज टू रिलीजन्स।
एग्ज़ाम में पूछ लिया सिर्फ एक एम्पायर के बारे में, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो चारों एम्पायर के बारे में। तो एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी जो बच्चों के लेवल की बुक है 11वीं क्लास की, उससे तो ईजी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें, ये क्वेश्चन है, ये तो नहीं है एनसीईआरटी का, आई एम टेलिंग 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये पूछा जाता है। ठीक है, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी फ्रिंज क्वेश्चन, आप इसे कर नहीं पाओगे। आंसर भी इसका मीडिएवल हिस्ट्री के एनसीईआरटी में मिलता है काफ़ी हद तक, पूरा तो नहीं मिलेगा बट आप कर सकते हो। अगर आपने वो क्वेश्चन ट्रेस करने की कोशिश की हो तो कर सकते हो उस क्वेश्चन को। इसी तरह के क्वेश्चन ये पहले भी पूछे जाते रहे बुद्धिज़्म को लेकर, जैनिज़्म बुद्धिज़्म को लेकर। जैसे 2016 में पूछा था कि जो अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा एंड आर्थ है ये इन चीज़ों को रिलेट करते हैं। हालांकि इसे आप एक न्यू क्वेश्चन कहोगे, अगर आपने ये चीज़ फॉलो की है तो आप ये चीज़ें कर लोगे। इस बार के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ओल्ड और मीडिएवल हिस्ट्री के, एंशिएंट और मीडिएवल हिस्ट्री के, वो आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से मिलेंगे और ये पहली बार नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन। सर्च रिजल्ट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो ये बुक है 3 आउट ऑफ 7 टाइम्स कर्जन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड उनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये इस बार का क्वेश्चन है। इससे पहले ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स तिब्बत, लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा है। कर्जन और नेहरू, हालांकि काफ़ी उनमें फ़र्क था फिर भी सेम ही है, इस चीज़ को डिस्कस करो। ठीक, कर्जन की पॉलिसी टुवर्ड्स तिब्बत। अगर आप देखो वायसरॉय और गवर्नर जनरल में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो कर्जन के बारे में पूछा गया है और डलहौजी के बारे में। ठीक, तो क्या आपको कर्जन के बारे में पढ़ना नहीं बनता है? अगर आपने कर्जन की पॉलिसीज़ पढ़ी हों ढंग से, या फिर जो आपने ये स्पेक्ट्रम है अच्छे से रिवाइज़ की हो, तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है। अदरवाइज इसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे, इसमें कोई टेस्ट सीरीज़, कोई टॉपर्स स्ट्रेटजी, कोई कुछ काम करता नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देनी पड़ेंगी चीज़ें। देन दिस क्वेश्चन जो सरकम पैसिफिक जोन है। ठीक है, तो जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक के साथ में हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ते हैं, जिनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपके 3-4 चीज़ें आती हैं, जिसमें से एक अर्थक्वेक है, दूसरा सुनामी है, तीसरा वॉल्केनो है। तो जब हम वॉल्केनो पढ़ते हैं वहाँ पर सरकम पैसिफिक जोन की बात करते हैं। तो अगर आप देखो प्लेट टेक्टोनिक से इतने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो ये कोई एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। प्रीवियसली प्लेट टेक्टोनिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे पूछा जाता रहा है, तो इस बार इन्होंने इस एस्पेक्ट पे पूछ लिया है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ये आर्किपिलागो कैसे हुए हैं और फोल्ड माउंटेन कैसे बने, माउंटेन बिल्डिंग हुआ, आइलैंड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक एक्सप्लेन करती है। तो सरकम पैसिफिक जोन एक ईजी क्वेश्चन होना चाहिए, इन जनरल आपको पता होता है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप देखो, अगर आप ये सारे क्वेश्चन एक बार सोच के भी जाओ तो ये क्वेश्चन आप ऑब्वियसली जो नया क्वेश्चन पूछ लिया इसको आप अटेम्प्ट करके जाओगे। देन दिस क्वेश्चन की प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, इसको आपको एग्जांपल्स के साथ में जस्टिफाई करना है। ठीक है, जब हम डेजर्ट्स के क्वेश्चन देखते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, पॉज करके आप देख लेना। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, प्रीलिम्स में भी जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि लोगों ने कहा मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क के हम क्या डिस्ट्रिक्ट भी याद करें, तो आपको याद करने चाहिए आइडियली। क्यों करने चाहिए? रीज़न ये है कि ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, इसके बारे में लिखो। एग्जैक्टली 2 बार मेंस में पूछ चुका है, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एक चीज़ देखोगे, प्री के क्वेश्चन मेंस में और मेंस के क्वेश्चन प्री में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इस मेंस के क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन की क्लाइमेटिक बाउंड्रीज़ नहीं है। जब भी हम ये पढ़ते हैं कि हमारे ये लार्ज डेजर्ट है या उनके लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए, पहला स्टेप, पहली चीज़, जो पहला डर होता है कि डेजर्ट का एक्सपेंशन होने से रोकना है। ठीक है, किसी भी क्लाइमेट में डेजर्ट हो सकता है। ठीक, तो ऑल्दो दिस इज़ एन अप्लाइड क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चंस डेजर्ट के ऊपर नॉट आंसर राइटिंग, अगर सोच के जाओ, ठीक है, कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ डेजर्टिफिकेशन, उनकी रेमेडीज़ बताओ। ठीक है, देन यहाँ पर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा है, वेस्टलैंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, ड्राउट प्रोन एरिया, ये तो चलो अलग क्वेश्चन हो गया। ये कौन से पार्ट्स इंडिया के एरिड जोन है, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब तक ये चीज़ें पूछी हैं 2020 में, जो कि एक्सपेक्टेड है। थोड़ा तो अप्लाइड पूछेगा, लेकिन आंसर इनका इसी से बनेगा। आंसर राइटिंग इनकी कैसे करनी है, क्या मॉडल आंसर है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में इसी सीरीज़ में बात करेंगे। यहाँ हम बस सोर्सेज देख रहे हैं, ये सोर्सेज क्या है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो ऊपर वाले, तो फिर ये नया क्वेश्चन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो लिख ही लोगे, क्योंकि जब भी हम डेजर्टिफिकेशन पढ़ते हैं उसका स्प्रेड रोकने की बात करते ही करते हैं। सेम वे में ये मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो हिमालयन ग्लेशियर है, उनका
इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के ऊपर, तो आपको पता होगा हिमालयन रिवर्स हैं, जो नॉर्थ इंडिया की पेरेनियल रिवर्स हैं, वो हिमालयन ग्लेशियर पर डिपेंडेंट है। पहले तो ये एक प्रोमिनेंट थीम है आज के टाइम की, और लगभग हर साल हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स के मटेरियल में ये चीज़ कवर होती है। ठीक है, अगर आप देखो वाटर रिसोर्सेज, तो पहले ये क्वेश्चन पूछा था इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। इस बार इन्होंने एक उसकी स्पेसिफिक थीम उठा के पूछ लिया। ठीक, तो इतनी चीज़ें तो चलती हैं, इतना एक्सपेक्टेड है कि अगर पहले जनरल पूछता था तो अब स्पेसिफिक पूछ रहा है, पहले स्पेसिफिक पूछ लेता था तो अब जनरल पूछ रहा है। ठीक है, इंडिया इज़ वेल इंडाउड विद फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लेशियर की बात आएगी, और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड वाटर रिसोर्सेज की बात की। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस हैं लगातार हम ये पढ़ते हैं, लगभग आपने किसी भी टेस्ट सीरीज़ को दिया हो, आंसर राइटिंग भी की हो घटिया से घटिया पोर्टल पर भी, तो भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर क्या है, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो बस इन्होंने बहुत छोटी चीज़ पूछी कि वाटर रिसोर्सेज पर क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, रिवर से रिलेटेड आपको बात करनी होगी इस क्वेश्चन में। देन जो अगला क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, आपको एग्जांपल्स भी देने। जब हम लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज़ पढ़ते हैं, वहाँ पर वेबर ट्रायंगल पढ़ते हैं कि ये रॉ मटेरियल 1 है कोल है, रॉ मटेरियल 2 है आयरन है, और ये मार्केट है। तो विद टाइम रिसेंटली हमने देखा पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ भी लगी हैं इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील प्लांट्स हैं, मिनी स्टील प्लांट हैं, स्क्रैप से जो स्टील प्लांट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ है। अकाउंट फॉर चेंज इन स्पेशल पैटर्न इन द वर्ल्ड 2014 में पूछा है, तो यहाँ उसी टाइप की एक चीज़ पूछ ली। वहाँ चेंज पूछा है कि भैया पहले रॉ मटेरियल के सोर्स के पास होती थी, अब दूर हो रही है, तो इन्होंने वही चीज़ पूछ ली है। तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हो प्रीवियस ईयर से, अगर आप GS1 के लिए तैयार कर रहे हो या UPSC इनफैक्ट सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने बस एक चीज़ पूछी, ये चीज़ मत भूल जाना, अकाउंट फॉर प्रेजेंट लोकेशन ऑफ। लोग क्या करते हैं, यहाँ तक बस ये क्वेश्चन का आंसर लिखाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, वो इसका आंसर लिखा है कि सर हमने तो कर दिया, क्वेश्चन तो ये पूछा है अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब भी हम स्टील इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं, हम दोनों तरह की बात करते हैं, लोकेशन बेस्ड, रॉ मटेरियल बेस्ड। और ये तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके आंसर में मिलता है, नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में मिलता है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन में आप देखो ये सारे इंडस्ट्रीज़ पे लगातार UPSC पहले से क्वेश्चंस पूछता आया है। फिर सोशल इश्यूज़ का तो कहना ही क्या है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चंस वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कास्ट, पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि कास्ट सिस्टम न्यू आइडेंटिटीज़ और फॉर्म्स ले रही है। यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया क्या कास्ट सिस्टम अपने रिलेवेंस खो रहा है, बस उल्टा पूछ लिया। पहले इन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता, यहाँ पूछ रहा है कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन इन्होंने यहाँ पूछा है क्या कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया। आप इसका आंसर ये भी दे सकते हो, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो ये तो अब इससे ज़्यादा और क्या लोगे। ठीक, इसके पहले कास्ट में दलित आइडेंटिटी वर्क के क्वेश्चन पूछे थे, और रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट में आप देखो, इनफैक्ट ये 2018 का ही क्वेश्चन है जो 2020 में पूछ लिया। तो सोसाइटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कास्ट के ऊपर, इनफैक्ट जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस भी किए, ठीक है, मेंस आंसर बिल्डिंग में या कैसे, उन सब में आप देखोगे ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। सोसाइटी में इन जनरल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको ये 7-8 टॉपिक हैं जो जैसे रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, कास्ट सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन, तो ये टॉपिक हैं इन जनरल रिपीटेड हैं। कास्ट के आप देखो, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है, कोविड-19 पेंडेमिक से क्लास इनइक्वालिटी और पॉवर्टी आई है, तो ये क्वेश्चन पॉवर्टी का भी है, बट उससे ज़्यादा ये ग्लोबलाइजेशन का भी क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप देखो, पहले इन्होंने इन जनरल ये पूछा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिस्टिंक्ट क्लास डिवाइड आया है। ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी नहीं आई है। ठीक, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कई बार पूछा है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन पूछा है कि कोविड-19 की वजह से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी बढ़ रही है, ये तो आपको पता है साल भर की प्रोमिनेंट थीम रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले के क्वेश्चंस देखो तो हमेशा से इस तरह की चीज़ें आती रही है। हंगर एंड पॉवर्टी की बात की है कि आज भी सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने या गवर्नेंस के सामने, क्या चैलेंज है। ठीक है, पॉवर्टी रिमूव करने की एक कंडीशन है कि लोगों को डिप्रीवेशन से बचा लो। तो इस तरह का ही एक ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है। उससे पहले हमने क्या क्वेश्चंस देखे, ग्रोइंग डाइवर्जेंस पॉवर्टी एंड हंगर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस है। पॉवर्टी पर आप देखो और ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चंस देखो। कोविड-19 मेनली आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है।
ठीक है। तो इसको आपको ग्लोबलाइजेशन प्लस पॉवर्टी दोनों टॉपिक से रिलेट करना है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें की होंगी, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कहाँ गए, अब तक कहाँ थे, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉवर्टी रिमूवल, ठीक है, और आपका ये सारे क्वेश्चंस नीचे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आपके फालतू हैं, एबिलिटी ऑफ फूड मेन कॉज ऑफ हंगर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस पहले से पूछता आ रहा है, तो दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग न्यू, नथिंग अनएक्सपेक्टेड। और इनफैक्ट 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरा पॉवर्टी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात की है, ये GS2 में पूछा है। फिर GS2 में पूछा है माइक्रो फाइनेंस, एक एंटी पॉवर्टी वैक्सीन की तरह जो यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो आप देखो, क्योंकि पॉवर्टी ये सारी इस साल की मेजर प्रोमिनेंट थीम्स थी, तो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो है ही। और अगर आप प्रीवियस ईयर को देखो तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज़ में भी ऐसे ही है कि कोविड-19 की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, उसको रोकने के तरीके क्या है, ठीक है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। अगेन जैसे कि सोशल इश्यूज़ में मैंने कहा कि वर्ड टू वर्ड चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक। तो पहले क्वेश्चन था कि रीजन्स कल्चरल यूनिट्स बनाते हैं। इन्होंने कहा रीजनलिज्म आपका राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से बढ़ रहा है, और रीजनलिज्म के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप रीजनलिज्म की बात करो, जैसे कि हमने मेंस आंसर बिल्डिंग में भी डिस्कस किया है, इन जनरल आप देखो तो रीजनलिज्म हुआ, कम्युनलिज्म हुआ, ये सारे जो सिस्टम हैं ये सब आपके कल्चर की वजह से ही पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप रीजनलिज्म को टॉपिक की तरह तैयार करते हो तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और उससे बड़ी बात है कि जो रीजनलिज्म है टॉपिक भी चेंज नहीं किया, जैसे इन्होंने 17 में पूछा था वैसे ही 2020 में पूछ लिया, ठीक। देन इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन। इन्होंने क्या किया कि जो मॉन्यूमेंट ऑन आर्ट हैं उनको शेप करने में या कंसीव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मेनली इसकी अगर हम बात करें फिलोसफी और रिलीजन, तो आर्किटेक्चर, ये याद रखना कि फिलोसफी और रिलीजन ट्रेडिशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का अप्लाइड क्वेश्चन है एट अ वेरी ग्रॉस लेवल, बहुत बड़े लेवल पर है, ठीक। जैसे आपका आर्किटेक्चर हुआ, स्कल्पचर हुआ, पेंटिंग हुआ, ठीक, इन सब चीज़ों में आप इसको लगाओगे, ठीक है। मॉन्यूमेंट और उनकी आर्ट, मॉन्यूमेंट मतलब हो गया आई थिंक स्मारक होता है हिंदी में, तो इसमें आप मेनली 2-3 चीज़ें कहोगे, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर। पहले भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखो, अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट वाला या रॉक कट आर्किटेक्चर, या इनफैक्ट यही रॉक कट आर्किटेक्चर जो इस साल पूछा है, या ये वाला मुगल आर्किटेक्चर और फतेहपुर सीकरी, जो भी आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो आप देखते होगे 3-4 जो मेजर रिलीजन हैं इंडिया के, सबका इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपको पूरी आर्ट एंड कल्चर को 15 वर्ड्स में समराइज़ करके रख देना है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में ऐसे अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ब्रॉड लेवल पे चीज़ें पूछता है, और आपको पूरी आर्ट एंड कल्चर एग्जाम्पल देके आपको समराइज़ कर देनी होती है बहुत शॉर्ट में। रिलीजन और फिलोसफी में देखो तो ये नॉर्मली इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। रिलीजन और फिलोसफी से रिलेटेड जैनिज्म के और बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले से, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। देन जिस एक क्वेश्चन को लेके हाहाकार मच गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मीडिएवल इंडिया, स्पिरिट ऑफ एज देती है। अगेन ओल्ड NCERT पेज नंबर 167 और चैप्टर नंबर 11, टॉपिक का चैप्टर का नाम है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। यहाँ पर पूरा एक तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है कृष्णदेव राय, ये सब सारी चीज़ें, अब ये NCERT की एक्सरसाइज नहीं था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज से है। तो बहुत क्वेश्चन आप देखो कि लिटरेचर से 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पूछे, 3 आपके उस एक्सरसाइज से होते हैं। और ये तो खैर उस साल के आई थिंक न्यूज़पेपर में था, उस वजह से तक्षशिला वाला पूछ लिया था कि यूनिवर्सिटी जैसे थे लेकिन फिर भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं थे। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बताया था। इनफैक्ट 9 12 एंड 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बताता है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन इन दिस पीरियड, उनके बारे में बताओ, क्यों लिखे, कैसे लिखे, ये सब क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कल्चरल फीचर्स ऑफ पर्सिया इंडिया में कैसे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 स्पेसिफिकली ये कहता है कि अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन बता दो लिटरेचर और म्यूज़िक में। तो जब भी आप देखोगे पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, चैप्टर में एक हेडिंग सब हेडिंग पड़ी हुई है, अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर। आप ये देखोगे कि बुक्स की हेडिंग सब हेडिंग उठा के कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे इसी हिस्ट्री में आप देखो, चाहे वो कर्जन वाला हो या अभी एक आधा क्वेश्चन और आएगा, ये सारे आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये तो अगेन न्यू क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन NCERT की एक्सरसाइज से है।
तो आपको ये याद रखना है कि प्री के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और मेंस के लिए बाकी सारे क्वेश्चंस जो सारे उसमें दिए हुए हैं। हाँ, कई बार उसमें जो एंड वाला क्वेश्चन होता है वो ये कहता है कि एक प्रोजेक्ट बनाओ उठा के कि ये करो ये करो ये करो, उस प्रोजेक्ट में मत काम करना, मतलब छोटे मॉन्यूमेंट है, डिबेट है, आप बैठ के डिबेट मत करने लगना। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी इसका ये कहता है कि एक प्रोजेक्ट लो कल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड और राइट अप द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट 4 बार पूछा है सेम एक्सरसाइज में और उठा के उन्होंने एग्जाम में पूछ दिया बस। फिर अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम की हेडिंग है, ये सब हेडिंग कुछ है कि सिंस द डिकेड ऑफ 1920s नेशनल मूवमेंट ने बहुत सारे स्ट्रेंड्स एक्वायर किए। 2 क्वेश्चन, ज़रा ये क्वेश्चन देखो, क्या ये सेम नहीं है? सेम हेडिंग नहीं पूछ ली 2017 और 2020 में कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट गॉट एडिड सिंस 20s ऑफ लास्ट सेंचुरी। बस ये लाइन इन्होंने एक्टिव का पैसिव टाइप कुछ बना दिया, रिफ्रेश कर दिया, सिंस द डिकेड ऑफ 1920s इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर ली। तो इन्होंने कहा न्यू ऑब्जेक्टिव ऐड कर लिए, इन्होंने कहा वेरियस ऑब्जेक्टिव ऐड कर लिए। तो इससे ज़्यादा और क्या रिपीटेशन चाहते हो? और मोर देन दैट दिस इज़ हेडिंग ऑफ स्पेक्ट्रम। आप उठा के देखो, चैप्टर खोल के देखो, यहाँ मिल जाएगा। इसमें आपको सारे किसान मूवमेंट से लेके सब 5-6 टाइप की हेडिंग सब हेडिंग दी हुई है, 7-8 पेज में दिया है, उसको आपको एक पेज में समराइज़ करना है। देन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, पहला टॉपिक तो नहीं है, रिवर इंटरलिंकिंग से हमेशा पूछता आ रहा है। इस बार इसने क्या किया कि रिवर इंटरलिंकिंग ये आपको प्रोवाइड कर सकता है सॉल्यूशन टू मल्टी डायमेंशनली ड्राउट, फ्लड और नेविगेशन। एप्लीकेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो एप्लीकेशन भी सिर्फ 3 डायमेंशन में पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी डायमेंशन। तो बता दो, इंडिया का ड्राउट का मैप बना दो, रिवर का, इस क्वेश्चन में आप रिवर का मैप बना सकते हो, ड्राउट का मैप बना सकते हो, फ्लड का मैप बना सकते हो, ठीक है, वाटरवेज, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन में आप ये बता सकते हो। 3 पार्ट में है, 5-5 नंबर में लिखना है। ड्रॉट के लिए इंडिया का मैप बताओ कि ये इस एरिया में ड्रॉट है और कहाँ कहाँ ड्रॉट है, छोटे छोटे ड्रॉट का मैप बना दो, बता दो कि हाँ यहाँ अगर हमारी रिवर पहुँचा दी, यहाँ रिवर पहुँचा दी। मेनली मैप के साथ खेलना है, ठीक है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं रिवर इंटरलिंकिंग से, अगर आप देखना चाहो तो देख लो, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या पूछा था कि एडवांटेज पूछे हैं रिवर इंटरलिंकिंग के, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पूछे। इस बार इन्होंने कह दिया कि इनके सॉल्यूशन है, बस 3 डायमेंशन में पूछ लिया। तो पहले जनरल था, अब स्पेसिफिक है, ठीक। बस ये डिफरेंस आ रहा है यूपीएससी में कि आपको चीज़ों पे बात करनी आनी चाहिए, थोड़ा आंसर लिखने तो आने चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली कुछ भी मतलब कचरा लिखो बैठ के। अगेन अब ये क्वेश्चन है डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट का, GS3 का क्वेश्चन है, जो इस बार GS1 में पूछ लिया। 2016 में पूछा था, 2016 से अर्बन फ्लडिंग एक टॉपिक है, हर कोचिंग तब से कवर कर रही है, सिनॉप्सिस के मेंस इन 300 में है। इस लेक्चर में आप देखोगे GS1 के जो पेपर में है ना, जितने भी आपके अदर देन स्टैटिक टॉपिक सारे के सारे मेंस इन 300 में कवर्ड हैं, एक को छोड़ के, ठीक। तो उस टाइम पे पूछा था मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया, ये आपकी वल्नरेबल है टू फ्लड कंडीशंस, डिस्कस करो। इधर इन्होंने क्या पूछ लिया, ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़, यहाँ मेजर सिटीज़ मेगा सिटी लिख दिया, यहाँ मिलियन सिटीज़ लिख दिया, तो उसमें स्मार्ट सिटीज़ भी इंक्लूडेड है। तो ये अब स्मार्ट सिटी के बारे में तो पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन तो यही है, अकाउंट फॉर ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़ इन इंडिया, इंक्लूडिंग छोड़ दो, ठीक है। स्मार्ट होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। रियल अब ये पुणे और हैदराबाद को लेके थोड़ी आप बिल्कुल अपना तलवार भाला लेके बैठ जाओगे कि नहीं बस ये 2 सिटी पूछ ली, ठीक। तो इनके लिए रेमेडियल मेजर्स पूछे, तो जैसे यहाँ वैसे यहाँ, बस ये है कि GS3 का क्वेश्चन GS1 में पूछ लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ यूपीएससी मतलब बंदे को वर्ड भी नहीं मिले। पहले इन्होंने पूछा था पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन इंडिया, पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, इन्होंने पूछा यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने पूछा रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन ही बताओगे ना, कहाँ कहाँ मतलब कैसे वेरिएशन है, कहाँ हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, तो यही क्वेश्चन पैराफ्रेज करके पूछ लिया। GS1 का क्वेश्चन है ये, सॉरी यहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज से पूछा है, ज्योग्राफी से। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्या परसीव्ड रियलिटी, क्या एक्चुअल रियलिटी है। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज और इनका इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब इससे बड़ी थीम हुई है क्या? आप जब से पढ़ने आए हो, चाहे आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं उनसे लेकर, सब एक ही चीज़ गाते हैं, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, सब पूरी दुनिया एक ही चीज़ गा रही है, विजन से लेके वाजीराम से लेके मोदी साहब से लेके राहुल साहब से लेके सब तक, ठीक। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया स्टेटस पूछा है। पहले इन्होंने पूछा था कि कैटेगरीज ऑफ फौना, फ्लोरा और फौना में आपको ये पता होना चाहिए, फ्लोरा मतलब पेड़ होते हैं, फौना मतलब फॉरेस्ट होता है। तो पहले इन्होंने ये पूछा, इस बार फॉरेस्ट उससे पूछ लिया, उनका रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट है। अब रिजल्टिंग इम्पैक्ट पूछ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दिया इन्होंने।
तो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी आपको पता है कि घटिया है, लोग काट रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ, ठीक है। तो एक ये अप्लाइड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले भी पूछा है और इतनी ऐसी प्रोमिनेंट थीम है कि जिसके लिए आपको किसी कोचिंग के नोट्स या करंट अफेयर्स या डेली आंसर राइटिंग तो एटलीस्ट नहीं करनी है, बाकी छोड़ो, ठीक। अगेन जो ये क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया इज थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। टॉपिक ये इसका नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पहले पूछा है, आर वी लूजिंग लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी और डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, एक तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। इसके पहले जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है, ग्लोबलाइजेशन कल्चरल होमोजेनाइजेशन को प्रमोट करना था लेकिन कल्चरल स्पेसिफिकेशन हो गए, क्लास डिवाइड आ गया। तो ये क्वेश्चन सारे मिला के सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, तो मतलब कुछ यूपीएससी ने कुछ किया नहीं। सोसाइटी में अगर आपको नंबर चाहिए, 3-4 टॉपिक है, GS1 सोसाइटी, GS3 एग्री, GS3 इन्वायरमेंट, GS3 साइंस एंड टेक, GS3 इंटरनल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चंस वर्ड बाय वर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रट के चले जाओ, सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जिस बंदे ने बनाया उसको पता नहीं, नया आता नहीं है लोगों को कुछ, कि सोसाइटी में इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, भगवान जाने, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 19, जो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन नहीं आया है, 19 आउट ऑफ 20 रिपीट हुए, तो ये क्वेश्चन है कि कस्टम और ट्रेडिशन आपके रीजन को सप्रेस करते हैं जिसकी वजह से प्रगति विरोध आता है, ठीक है। तो हालांकि अब ये अप्लाइड क्वेश्चन है, अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा कस्टम, और ये आपको डू यू एग्री, ऐसा नहीं है कि कस्टम और ट्रेडिशन आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, आप इसको दोनों चीज़ों में लिखना है। लेकिन फिर भी डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं कहोगे डायरेक्ट हिट है, लेकिन पूछा वही है, जो पहले पूछता आया है वही चीज़ें पूछता आया है, वही अब पूछ रहा है। जैसे एनी 4 कल्चरल एलिमेंट इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, उनका सिग्निफिकेंस बताना है। स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव, ये पहले से है, अब तक है, ठीक है। हम एक ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। इंडियन सोसाइटी कल्चर सस्टेन कैसे कर रही है, कल्चरल पॉकेट है ये सारा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप करो तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, लगभग सबने इसका आंसर लिखा होगा, जिनका मतलब एंड तक आते आते जिन्होंने बस प्राण नहीं त्याग दिए होंगे। बस हमारा तो अब आंसर राइटिंग इतनी नहीं की कि मतलब लिखना भी नहीं आता। आंसर राइटिंग करना चाहिए सिर्फ एक पर्पज़ के लिए, ताकि आप लिख लो चीज़ें, पेन चलाना भूल जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि हाउ हैव द डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया, डिजिटल इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट किया, इलेबोरेटिव आंसर। मैं सिर्फ एक ही मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, देखो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि क्रिटिकली एग्जामिन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, ठीक। इस साल की प्रोमिनेंट थीम रही है कि भैया घर बैठ के पढ़ो, डिजिटल इनिशिएटिव, कोचिंग से लेके स्कूल से लेके सब। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर या आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपका नहीं होगा। देन GS2 एजुकेशन का जो टॉपिक है, इससे अगर आप पहले क्वेश्चन देखो तो डिज़ायरेबल चेंजेस नीडेड, पहले हम क्या चेंज कर ले, 79 में उस हिसाब से चेंज करते हैं, आज के टाइम में आपको डिजिटल चेंजेस करने हैं, ठीक है। उस टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी, इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1920 आई है। तो उससे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, एक GS4 में पूछा है, एक GS2 में पूछा है, एक GS1 में पूछा है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता आया है। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन रिक्वायर्स मेजर इम्प्रूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर का रोल आई थिंक हो गए 20 क्वेश्चन, हाँ। और यहाँ क्या है, ठीक है, कुछ नहीं है। अगले लेक्चर में हम GS2 पर आएंगे और सेम चीज़ें देखेंगे। अब आपको एक दो चीज़ें तो समझ आई होंगी कि कुछ क्वेश्चंस तो वर्ड बाय वर्ड रिपीटेड है और कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए तो ऑब्वियसली आपको ये पेपर सॉल्व करने में दिक्कत तो नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें जो आपको नोट बता दूं, पहली चीज़ कि क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर और स्टैंडर्ड बुक, इट डजेंट मीन दैट पेपर इज़ इजी और यू विल क्वालिफाई, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि हमने लक्ष्मीकांत खरीद ली, हमारी पॉलिटी हो गई, हमने स्पेक्ट्रम खरीद ली, हमारी हिस्ट्री हो गई। हमारा एटीट्यूड, हमारा परसेप्शन ये होता है कि बुक खरीद लो, हमने 5 बुक खरीद के रख ली, ठीक है, बस अब नया ढूंढो। वही लक्ष्मीकांत से आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो, वही मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, वही क्वेश्चन पूछता है, वो आप पूरा नहीं करते हो। मुझसे मतलब पिछले कुछ दिनों में मैंने कई स्टूडेंट से बात किया, अराउंड 500-600 स्टूडेंट से बात हुई मेरी पिछले 20 दिनों में। तो सबका एक चीज़ कहना है कि
मिडेवल हिस्ट्री का कॉस्ट वेटेज बहुत ख़राब है, लेकिन हम एक विज़न और इंसाइट्स दो कोचिंग्स को फॉलो कर लेते हैं। यार एक उस 200 पेज की बुक का आपको कॉस्ट वेटेज ख़राब लगता है, इससे आपको पता है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और एक फालतू से क्वेश्चन के लिए जो आपको पता भी नहीं कि आप सॉल्व कर भी पाओगे कि नहीं, उसके लिए आप अपने 1000 पेज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो। ठीक है, मेंस में आप देख रहे हो सीधे सीधे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस पूछ रहा है, प्री में देख रहे हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 से टॉपिक पूछ ले रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ऐसे हो गया कि मतलब इन टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे अभी ये चैप्टर नंबर वही 11 में अरेबिस्को खानगर पीर मुरीद वाली समा नाथपंथी इन टर्म्स का क्या मीनिंग है, ऐसी कुछ 100-150 वर्ड्स हैं, उन्हीं से पूछता रहता है ले देके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत खरीदना नहीं है। ठीक है, उसकी पूजा नहीं करनी, उसको घोटो रोज चाटो उसको बैठ के। देन डेली आंसर राइटिंग एक आइडियल अप्रोच तो है, लेकिन उसका रियलिज्म से कुछ लेना देना है नहीं। उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अगर आप 8 क्वेश्चन डेली लिखते हो तो 8 क्वेश्चन इंटू 10 मिनट अगर आप लगा रहे हो तो 80 मिनट हो गए। अगर आप 8 इंटू 7 मिनट लगा रहे हो, जो करना उतना कर लो, प्लस उसके आप आंसर पढ़ोगे, फिर दूसरों से आप जूतम पेल करोगे दूसरे पोर्टल पे जाके, और अल्टीमेटली उसको आप बैक ट्रैक करोगे। तो आइडियली ये आपका 5 से 6 घंटे तक का प्रोसीजर है। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो एक आइडियल अप्रोच हो सकती है, लेकिन ये आइडियल क्यों नहीं है उसका दूसरा रीज़न है। ठीक है, करना ही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले से करो। टेस्ट सीरीज़ बनाने वाले को पता हम इतना पे करते हैं, कोई हम मतलब ये आईएएस इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, वो कोई सा भी आईएएस इंस्टीट्यूट वाला हो, तो जिस बंदे का ना प्री निकला ना मेंस निकला ना कोई एग्ज़ाम निकला, कुछ नहीं हुआ, वो बैठ के 20 और 100 रुपये के लिए आपके लिए क्वेश्चन बना रहा है, वो एक्सपर्ट हो गए, उनकी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो यार, खुद बना लो क्वेश्चन, उनसे अच्छे क्वेश्चन बना लोगे। तो ये आपको देखना पड़ेगी ये चीज़। मैं किसी को देखो डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, काम के लिए किसी को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, लेकिन जिस बंदे ने एक्चुअल में पेपर बना दिए अगर वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें क्यों इन एक्सपर्ट्स पर रिलाई करना है। ये गवर्नमेंट के एक्सपर्ट नहीं है। गवर्नमेंट हो सकता है इतने ही पैसे देती हो, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देती है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देती है, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। यहाँ पर इन एक्सपर्ट्स की टेस्ट सीरीज़ मत करो, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, बड़े से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। सिनॉप्सिस के करियर पोर्टल पे कम से कम 2-3 लोग डेली अप्लाई करते हैं कि हम टेस्ट सीरीज़ बना देंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, कंटेंट नहीं बना पाएंगे, टेस्ट सीरीज़ बना देंगे हम। ठीक है, तो बाकी आप जानते हो। और कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी इन जनरल, मेंस आंसर शीट इज़ अ बुकलेट ऑफ फॉल्स आइडियाज़, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी वे फॉरवर्ड कभी आप दिल्ली के शाहदरा में, बिहार में, नॉर्थ कर्नाटका में, आंध्रा में, इन स्टेट्स में लगा के देख लेना, कभी वर्क नहीं करेंगी। तो इतना सीरियसली मत लो इस एग्ज़ाम को कि आप बिल्कुल दुनिया चेंज कर दोगे। देन दूसरी चीज़, इंटरव्यू इज़ अ सेट ऑफ लाइज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन। इंटरव्यू में ऐसा झूठ बोलो, ऐसा झूठ बोलो जाके कि एग्जामिनर कहे कि प्रभु क्या झूठ बोला है, लेट जाए एग्जामिनर आपके ऊपर। ऐसा झूठ बोलो कि यार कभी हम भी तुम्हारे सामने बैठे हुए ऐसे ही झूठ बोले थे, फिर हम सेलेक्ट हो गए और आज हम यहाँ तुम्हारी झूठ सुन रहे हैं। तो इंटरव्यू भी सेट ऑफ लाइज है। देन एक और चीज़ जो इस 5-6 दिन में मैंने सीखी आप लोगों के क्वेश्चन से, आप पॉलिसी मेकर बनने नहीं जा रहे हो, ये चीज़ याद रखना। आप पॉलिसी एग्जीक्यूटर बनने चाह रहे हो। अगर आपको पॉलिसी मेकिंग करनी तो पॉलिटिक्स को चूज़ करो, ना कि सिविल सर्विसेज को। दिल्ली के सीएम हैं, आप उनको गालियाँ दो, प्रेज़ करो, ये आपके ऊपर है। ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर से वो रिफॉर्मर बने, रिफॉर्मर से वो पॉलिटिशियन बने। क्यों? यहाँ पॉलिसी बनाने की कोशिश की होगी, नहीं बनी। यहाँ उन्होंने उंगली करने की कोशिश करी, यहाँ पॉलिसी नहीं बनी। अब यहाँ पर पॉलिसी बना रहे, अच्छी ख़राब हो वो आप देखो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, ये दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम है, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, चाहे सक्सेस मिले चाहे फेल मिले, एग्ज़ाम दो, भूल जाओ। लोग आप देखोगे ज़िंदगी भर कि मैंने तो ये किया था, चाहे वो फेल हो गए हो या सक्सेसफुल हो गए हो, सब कोई एक्सपर्ट बन जाता है जो 2-3 अटेम्प्ट दे देता है ना, उनको लगता है बस। जो सेलेक्ट हो गए उनको लगता है देखा मैंने तो इतना ही किया था, इतना ही होता है, उसमें क्या, दिस वॉज माई स्ट्रेटजी। और जो फेल हो गए वो कहते देखा ये सेलेक्ट हो गया बेवकूफ़ सा, यार हम होते तो हम ये कर देते। ये सब ना अपनी ज़िंदगी को ना जेब में रखो अपनी, और अब भूल जाओ इसको एग्ज़ाम देके। ठीक है, दूसरी चीज़ें करो, जैसे बाकी एग्ज़ाम को भूल जाते हो ना, वनडे एग्ज़ाम आरआरबी और फलाने और ढिमके, वैसे इसको भूल जाओ। ठीक, अल्टीमेटली जो इस लेक्चर का क्रक्स है वो यही है। बाकी चीज़ें एक तरफ, ये एक तरफ, आपको मैंने विद प्रूफ चीज़ें दे दी है। और जो ये परसीव्ड रियलिटी वर्सेस एक्चुअल रियलिटी का प्री मेंस ऑप्शनल के लिए चीज़ें चलती रहेंगी।
25 के बाद ऑफिस में जैसे वर्क स्टार्ट होता है ऑफलाइन, तो फिर विल थोड़ा सा इसको एक्सपीडिएट करेंगे, थोड़ा चीज़ें फास्ट करने की कोशिश करेंगे। और फर्दर जो भी चीज़ अगर आप देखना चाहो तो synopsisIAS.in और ये यूट्यूब चैनल है। और फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस रीडिफाइन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है सिनॉप्सिस IAS। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।